बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट टॉपिक इज़ वेब सर्विसेज। देखें, सबसे पहले तो हम वेब सर्विसेज को समझ लेते हैं कि वेब सर्विसेज हैं क्या। देखें, अक्सर औक़ात हमें अपनी एप्लीकेशन में थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बड़ी सादी सी सिंपल एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ। ईजी पैसा एप्लीकेशन, जैज़ कैश एप्लीकेशन आप सब इस्तेमाल कर रहे होंगे। ईजी पैसा और जैज़ कैश एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं उसके। मैं एक जर्नल सी बात आपसे कर लेता हूँ कि ईजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू आप क्या करते हैं कि अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में मोबाइल टॉपअप कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ईजी पैसा टेलीनॉर का है तो टेलीनॉर की सिम पे मैं लोड करूँ, मैं जैज़ की सिम पे भी लोड कर सकता हूँ। मैं किसी और की सिम पे भी अपना जो है वो बैलेंस शेयर कर सकता हूँ। मैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे कर सकता हूँ, मैं टेलीफोन पीटीसीएल का बिल पे कर सकता हूँ, इवन मैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी जो है वो इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू पे कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं किसी बैंक अकाउंट में पैसे भी डिपॉज़िट करवा सकता हूँ। तो अब ये एक ऐप है जिसमें इतने सारे एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जिसमें इतने सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, कि मैं जस्ट अपने मोबाइल से एप्लीकेशन इस्तेमाल करके इजी पैसा के थ्रू सिंपल एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकता हूँ। अब इसमें होता क्या है, ये सारी एप्लीकेशंस बनती कैसे हैं, इनमें वेब सर्विसेज इस्तेमाल होती हैं, इनमें थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन इस्तेमाल होती है। अब देखें, आपके पास के इलेक्ट्रिक का पूरा सर्वर नहीं है। मुझे अगर किसी कंज्यूमर नंबर पे बिल चेक करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे डेटाबेस चाहिए के इलेक्ट्रिक का। के इलेक्ट्रिक का अब एक सोल्यूशन तो ये कि के इलेक्ट्रिक वालों से मैं पूरा डेटाबेस अपने पास रख लूँ और फिर मैं कंज्यूमर नंबर से डेटा मैच करूँ अपने पास वाले डेटाबेस से। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा, पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक मुझे अपना वेब सर्वर देगी नहीं, ठीक है। अगर उन्होंने मुझे वेब सर्वर दे दिया तो मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से क्या करूँगा, सारे जो कंज्यूमर हैं सबके जो पुराने एरियर्स हैं उन्हें रिमूव कर दूँगा, ठीक है, और जो कैलकुलेशन है यूनिट्स की उन्हें चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो दैट्स वाई वो मुझे अपना डेटाबेस कभी भी नहीं देंगे, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए कि अगर आपको एक थर्ड पार्टी की सर्विस अपनी एप्लीकेशन पे इस्तेमाल करनी है या एक थर्ड पार्टी के डेटा को अपनी एप्लीकेशन पे इस्तेमाल करना है, इस काम के लिए हम क्या करते हैं, इस काम के लिए हम वेब सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, इस काम के लिए हम क्या करते हैं, वेब सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं जब मुझे किसी थर्ड पार्टी यानी मुझे किसी और एप्लीकेशन का डेटा अपनी एप्लीकेशन में लेकर आना हो, ठीक है। इस काम के लिए हम वेब सर्विस इस्तेमाल करते हैं। अब इसका एक प्रोसेस क्या होता है कि जी आप फॉर एग्जांपल आपने एक एप्लीकेशन बनाई, आपने एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, अब आप जो है वो उस एप्लीकेशन में ये फ़ीचर रखना चाह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन से के इलेक्ट्रिक का बिल पे हो जाए। तो आप के इलेक्ट्रिक के पास जाएंगे और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनसे क्या करेंगे कि जी हमें आप अपना डेटा प्रोवाइड करें। तो के इलेक्ट्रिक क्या करेंगे, आपको एक वेब सर्विसेज दे देंगे। आपको उन्होंने वेब सर्विस दे दी और वो एक डॉक्यूमेंटेशन आपको देंगे कि जनाब ये वो मेथड है, फॉर एग्जांपल गेट कंज्यूमर डिटेल का ये मेथड है। इस मेथड को आप जहाँ पे कॉल आप वहाँ कॉल करेंगे जहाँ आपको कंज्यूमर की डिटेल चाहिए होगी। इस मेथड के अंदर एक इनपुट एलिमेंट आएगा कंज्यूमर का नंबर, जो आप अपने टेक्स्ट बॉक्स से उठाएंगे। उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को जब इसमें डालेंगे तो ये जो मेथड नीचे लिखा हुआ है ये डायरेक्ट हमारे वेब सर्वर पर आएगा, हमारे वेब सर्वर से डेटा उठाएगा और आपको एक एरे की फॉर्म में रिटर्न कर देगा। फिर उस एरे से डेटा हमें गेट करके टेबल के अंदर या ग्रिड के अंदर लेकर आना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा जनाब, उसके बाद क्या होगा, ओके इसके बाद क्या होगा कि उन्होंने आपको एक मेथड दे दिया कि जनाब आपको डिटेल मिल गई। फिर वो एक मेथड आपको देंगे पे बिल का,
ठीक है। अब पे बिल के मेथड में क्या होगा, पे बिल के मेथड में लिखा होगा कि जनाब ये डेटा, ये अमाउंट है, ये अमाउंट आपके सिस्टम से यानी यूज़र के इजी पैसा के अकाउंट से गेट होगी, हमारे सर्वर पे जाएगी और हमारे सर्वर से फिर इनका बिल जो है वो पे हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कहलाती है। आई रिपीट, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ऐसी इंटीग्रेशन जिसमें हमें किसी और सर्वर से डेटा अपनी एप्लीकेशन में कंज्यूम करवाना हो, इस काम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेब सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। वेब सर्विसेज क्या करती हैं, आपको सर्वर का डेटा प्रोवाइड करने के लिए वेब मेथड्स बनाए जाते हैं और उन वेब मेथड्स को इस्तेमाल करके आप अपने सर्वर से डेटा गेट करके अपनी एप्लीकेशन में ला सकते हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ, कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम करें। जी, कोई सवाल है तो बेटा पूछ लीजिए, देन फिर हम आगे जो है वो मूव करेंगे। अगर क्लियर है सब तो यस लिख के आप जो है वो मुझे बता दें, सो दैट आई कैन मूव फर्दर। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो वेब सर्विस का एक जर्नल इंट्रोडक्शन था कि वेब सर्विस कहाँ इस्तेमाल होगी। इन शॉर्ट, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल होगी। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन क्या है, किसी और वेब पोर्टल का या किसी और सर्वर से डेटा मुझे अपनी एप्लीकेशन में अगर इस्तेमाल करना है तो इसके लिए मैं वेब सर्विसेज इस्तेमाल करूँगा। वेब सर्विसेज क्या करेंगी, मुझे वेब मेथड्स प्रोवाइड करेंगी। उन वेब मेथड से क्या होगा, मैं उस सर्वर के डेटा को गेट कर सकता हूँ। वेब मेथड की डेफिनेशन मुझे नहीं पता होगी, मुझे बस ये कहा जाएगा कि ये मेथड है, इस मेथड को आप अपने पास इस्तेमाल करें, इस मेथड से आपको ये डेटा मिल जाएगा। अगली चीज़ आती है डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट, वेब प्रोटोकॉल। ये दोनों मैं अगली स्लाइड में एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह आपको। अच्छा, वेब सर्विस की तीन तरह से हम वेब सर्विस बना सकते हैं। ठीक है, या तो डॉटनेट की वेब सर्विसेज बना सकते हैं, डॉटनेट वेब सर्विसेज कहलाती हैं। बेसिक वेब सर्विसेज इंशाल्लाह हमें वही करना है। दूसरा, हम WCF से भी ये काम कर सकते हैं। और तीसरा, वेब APIs भी बना सकते हैं। आजकल ज़्यादातर वेब APIs पे भी काम हो रहा है, लेकिन वेब API समझने के लिए पहले आपको डॉटनेट की वेब सर्विसेज समझनी होंगी, फिर वेब API थोड़ा सा इसका जो है वो एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो हम डॉटनेट वेब सर्विसेज को फ़िलहाल फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वैसे मैं जनरली बता दूं डेटा एक्सचेंज क्या होगा। देखें, आपके पास नॉर्मली जब डेटा अब नॉर्मल जब अपनी एप्लीकेशंस पे काम करते हैं तो होता क्या है, डायरेक्टली डेटाबेस से डेटा गेट होकर आपको मिल जाता है। लेकिन जब हम वेब सर्विसेज की बात करते हैं तो वेब सर्विसेज में डेटा ट्रैवल करने के लिए कुछ वेब प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है। जैसे नॉर्मली हमें अगर अपनी वेबसाइट ओपन करनी हो तो HTTP प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अगर कोई वेब पोर्टल ओपन करना हो फाइल्स वगैरह के लिए तो FTP प्रोटोकॉल होता है। इसी तरह आपके पास यहाँ डेटा एक्सचेंज के फॉर्मेट के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल इस्तेमाल होंगे जो आपके डेटा एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ आपके पास डिफरेंट वेब प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होंगे। जैसे आपके पास SOAP प्रोटोकॉल है। SOAP प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट अपनी एप्लीकेशन से वेब सर्विस में भेजना है और वेब सर्विस से हमें कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न में मिलेगा। दूसरी बात, जो डेटा एक्सचेंज होगा बिटवीन 2 सर्वर्स। अब यहाँ 2 सर्वर्स की बात होगी, हमारी वेबसाइट हमारे सर्वर पे मौजूद है और जिस वेबसाइट से हम थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं वो किसी और सर्वर पे मौजूद है। तो यहाँ जो सर्वर टू सर्वर डेटा की कम्युनिकेशन होगी, डेटा का एक्सचेंज होगा, वो एक्सचेंज फॉर्मेट आपका XML का होगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसको डिफाइन करने के लिए WSDL प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल होगा। इंशाल्लाह ये सारी डिस्कशन अगली स्लाइड में हमारे पास आने वाली है। अब ये एक जर्नल डायग्राम है जिसके थ्रू मैं वेब सर्विस को अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अच्छा, वेब सर्विस में 3 तरह की चीज़ें जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपके पास सर्विस प्रोवाइडर, एक होता है सर्विस कंज्यूमर और एक होता है सर्विस ब्रोकर। 3 टर्म्स याद रखिएगा, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस कंज्यूमर, सर्विस ब्रोकर। सिंपल सी एग्जांपल, पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है वापडा, तो एक्चुअल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है वो है वापडा, कंज्यूमर हम हैं।
आई होप अगेन वी हैव कनेक्टेड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अपनी स्पीड भी मैं कोशिश करूँगा स्लो ही रखूँ आज। हमारे पास एक है सर्विस प्रोवाइडर, एक है सर्विस कंज्यूमर और एक है सर्विस ब्रोकर। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है वापडा की। कंज्यूमर तो सर्विस प्रोवाइडर हमारा कौन हुआ? वापडा। हम इलेक्ट्रिसिटी घर में इस्तेमाल करते हैं तो हम हैं कंज्यूमर। कराची में जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो के इलेक्ट्रिक के थ्रू मिलती है। के इलेक्ट्रिक को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है वो वापडा प्रोवाइड करता है। तो इस एग्जांपल में हमारा सर्विस प्रोवाइडर हुआ वापडा, सर्विस कंज्यूमर हम हुए, और के इलेक्ट्रिक सर्विस ब्रोकर हुआ, यानी ऐसी एंटिटी जो हमें किसी और से सर्विस लेकर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इजी पैसा के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा हूँ, तो हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो के इलेक्ट्रिक है, मैं सर्विस कंज्यूमर हूँ, और इजी पैसा एज अ सर्विस ब्रोकर है, यानी वो मुझे बिल पे करने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये 3 टर्म्स हैं। आई होप ये 3 टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब ये पूरी कहानी बेसिकली क्या है, देखें सबसे पहले क्या होता है कि हम अपनी वेब सर्विस बनाते हैं, ठीक है, वेब सर्वर पे। ठीक है, ये हमारा वो वेब सर्वर है जिस पे हम अपनी वेब सर्विस को क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्लाइंट है जो कि क्या करता है, सर्विस को एक्सेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम अपनी वेब सर्विस को कंज्यूम करने जाएंगे तो एक होती है सर्विस डिस्कवरी। सर्विस डिस्कवरी क्या करता है कि वो सर्च करता है कि भाई ये वेब सर्विस दुनिया के किस हिस्से में मौजूद है। ठीक है, जब उसे वो वेब सर्विस मिल जाती है तो वो सोप प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर पे। अब इस सोप प्रोटोकॉल में क्या जाता है, इस सोप प्रोटोकॉल में वो ऑब्जेक्ट जाता है जो मैं वेब सर्वर पे लेके जाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये के इलेक्ट्रिक का सर्वर है और यहाँ पे हमने कंज्यूमर नंबर गेट कर लिया है। अब ये कंज्यूमर नंबर गेट करके एज अ सोप रिक्वेस्ट मेरे वेब सर्वर पे जाएगी। वेब सर्वर इस सोप रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद रिस्पॉन्स करेगा कंज्यूमर की सारी डिटेल, और ये सारी डिटेल भी जो रिसीव होंगी वो सोप प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे पास रिसीव हो जाएंगी। तो सोप प्रोटोकॉल बेसिकली करता क्या है, आपके क्लाइंट से डेटा गेट करके आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास लेके जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट में, और फिर उसी ऑब्जेक्ट में वो डेटा या किसी और ऑब्जेक्ट में वो डेटा वापस ला कर किसे दे देता है, हमारे क्लाइंट को दे देता है। फिर हम उस डेटा को क्या करते हैं, अपने पेज पे, अपनी एप्लीकेशन पे डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, WSDL क्या है, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ये बेसिकली वेब सर्विस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती है। सोप सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, कि किस ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करना है, किस ऑब्जेक्ट पे कैसे रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछें जल्दी से। अब हम बस इसकी एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर देयर एनी क्वेश्चंस? आप भी क्विक बेटा जल्दी रिस्पॉन्स करें, यस और नो। यूनिवर्सल डेटा डिस्कवरी इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बेसिकली वो रजिस्ट्री है जहाँ पर आपकी सारी वेब सर्विसेज रजिस्टर होती हैं। ठीक है, ये ग्लोबल आपके पास ये समझ लीजिए क्लाउड है जहाँ पर हम अपनी सारी वेब सर्विसेज को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, ये फ़िलहाल हमारे कोड में कहीं नहीं आएगा क्योंकि हम इस वक्त जो है वो लोकल सर्विस बनाएंगे और उसको कंज्यूम करेंगे। ओके जी, अब मैं जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो यूटिलाइज हो जाए। स्टिल यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द मिडल ऑफ द कोडिंग। ओके जी, सबसे पहले तो अब किसी डेटाबेस की फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं ओके जी, WSDL इंटरफेस वेब सर्विस डिस्कवरी का इंटरफेस है। ठीक है, अभी इंशाल्लाह जब इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगा तो उसमें आ जाएगा। सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एंड दैट विल बी एन एम्प्टी प्रोजेक्ट।
अभी मैं अपनी एक वेब सर्विस बनाने जा रहा हूँ, उस वेब सर्विस का कोई काम नहीं होगा, वो बस दो वैल्यू को इनपुट लेगी और आउटपुट रिटर्न करेगी, दोनों का सम। सिंपल एग्जांपल फिलहाल हम कर रहे हैं इसकी। कैलकुलेशन सर्विस। राइट माउस क्लिक करेंगे और अब मैं एक वेब सर्विस का प्रोजेक्ट है, वेब सर्विस का आइटम ऐड करूँगा। वेब सर्विस डॉट ASMX, ये बेसिकली जो है वो आपकी डॉट नेट वेब सर्विस की टाइप है। ऊपर आप देख ले होंगे WCF सर्विस भी होगी, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अपनी वेब सर्विस ये बना रहे हैं। इसको हम नाम दे देते हैं कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन मेरी वेब सर्विस का नाम है। ये आपके पास जो है वो एक नॉर्मल वेब सर्विस का आपके पास जो है वो एक C# की फ़ाइल है। वेब सर्विस का याद रखिएगा कोई इंटरफेस नहीं होता, उसमें सिर्फ वेब मेथड्स ही होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास ये वेब सर्विस, ये कुछ एनोटेशंस एट्रीब्यूट्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। इनकी फ़िलहाल डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, एट्रीब्यूट्स बेसिकली आगे जो चीज़ डिफ़ाइन, आगे हम क्लास या कोई मेथड बनाते हो तो उनको डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमारी क्लास जो है वो कैलकुलेशन की क्लास है, और यहाँ पर इनहेरिट किया हुआ है वेब सर्विस को, system.web.services.web-service इनहेरिट किया गया है इस क्लास वेब सर्विस की क्लास को। तो जो जिसे इनहेरिट करता है वो वैसा ही होता है। तो हमारी जो कैलकुलेशन की क्लास है उसने एक्चुअली इनहेरिट किया हुआ है डॉट नेट की वेब सर्विस को, तो ये भी एक्चुअली एक वेब सर्विस है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा एक वेब मेथड है। याद रखिएगा जितने भी वेब मेथड होंगे उन सब पे ऊपर ये एट्रीब्यूट C# में कहते हैं, जावा में इसको एनोटेशन कहते हैं। ये एनोटेशन या एट्रीब्यूट लाजमी डिफ़ाइन किया हुआ होगा। इस एट्रीब्यूट से पता चलता है कि ये जो मेथड आपने डिफ़ाइन किया है ये वेब मेथड है, ठीक है। इस वक्त ये एक जर्नल सा हेलो वर्ल्ड नाम का एक वेब मेथड है। मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बस इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा हूँ और इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इसका एक डिफ़ॉल्ट UI है जो हमें नज़र आएगा, जिसको हम WSDL इंटरफेस कहते हैं। ये इसका डिफ़ॉल्ट UI है, सही है। वेब सर्विस का अपना कोई UI नहीं होता, ये जहाँ इम्प्लीमेंट होती है वहाँ हम UI बनाते हैं। मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंटरफेस जो है वो बन गया है, ठीक है। सर्विस डिस्क्रिप्शन अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं रिव्यू करें, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो साथ साथ आएंगी। ये है इसकी वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन WSDL, ठीक है। इसमें बताया गया है कि ये क्या क्या इनपुट लेगा, क्या क्या आउटपुट लेगा, ठीक है। तो ये इसकी वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन है। इसकी हमें फ़िलहाल एज सच कोई नीड नहीं है। हेलो वर्ल्ड ये हमारा वो वेब मेथड है जो यहाँ एक्सपोज हुआ है। याद रखिएगा जहाँ एट्रीब्यूट एक्सपोज हुआ हो वहीं पे हम जो है वो
जहाँ हमारे पास वेब मेथड का एट्रीब्यूट लगा होगा वही मेथड हमारे पास यहाँ एक्सपोज होगा। हेलो वर्ल्ड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखें ये प्रोटोकॉल है कि पोस्ट मेथड होगा, ये आपकी यूआरएल होगी, ये एचटीटीपी का प्रोटोकॉल होगा। कंटेंट टाइप ये है text/XML, यानी XML में डेटा एक्सचेंज होगा। और ये सोप एक्शन है, ठीक है, ये आपके पास XML का फॉर्मेट है। सोप एनवेलप बेसिकली एनवेलप जिसमें डेटा हमारा ट्रैवल करता है, तो ये सोप एनवेलप होगा। सोप बॉडी यानी हमारे इस मैसेज की बॉडी क्या होगी, हेलो वर्ल्ड हमारे मेथड का नाम है, ठीक है। ये हमारा है रिक्वेस्ट, और जब रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स में हमें क्या क्या मिलेगा, हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा एक सोप एनवेलप, ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड मेथड का रिस्पॉन्स आएगा। और रिस्पॉन्स में जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप मिलेगी। अगर आप मेथड पे गौर करें तो मेथड की रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग है। यहाँ इंटीजर कर देंगे तो सोप प्रोटोकॉल बता देगा कि जी ये मेथड इंटीजर रिटर्न करेगा। ये सोप प्रोटोकॉल 1.1 का जो है वो एग्जाम्पल है, और ये 1.2 है, ठीक है। यानी जो आपकी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेगी उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। बाकी ये HTTP के पोस्ट का मेथड है, ये ऊपर टॉप पे भी डिफाइन हुआ है। अब आप इसे इन्वोक करें, जैसे ही आप इन्वोक करेंगे तो XML में स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ सोप क्या मांग रहा है, यहाँ सोप एक स्ट्रिंग आउटपुट मांग रहा है, और हमें यहाँ पर भी आउटपुट क्या मिला, एक स्ट्रिंग आउटपुट मिला, ठीक है। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, ये हमारी वेब सर्विस है हेलो वर्ल्ड, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर रिटर्न 10 कर रहा हूँ, इंटीजर, ठीक है। अब आप इन्वोक करें, टेन इंटीजर, और यहाँ सो प्रोटोकॉल में भी देखेंगे तो यहाँ डेटा टाइप, मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो डेटा टाइप यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। देखें यहाँ इंटीजर डेटा टाइप भी चेंज हो गई। तो इस तरह हम एक वेब मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब हम जल्दी से जो है एक छोटी सी एग्जांपल बनाकर उसे कंज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है। एक वेब मेथड मैंने सिंपल बनाया, एट्रीब्यूट लाजमी देना है, इसकी पब्लिक होगा, इंटीजर इसकी रिटर्न टाइप होगी, ऐड इसका नाम होगा, 2 पैरामीटर इनपुट लेगा ये, और रिटर्न कर देगा A+B। अब मैं इसे कॉल करवाऊँगा। सबसे पहले तो मैं अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर दूँ, बिल्ड करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे आप एज इट इज़ रन होने दें। विजुअल स्टूडियो की एक और इंस्टेंस ओपन कर लें, क्योंकि अब मैं इस वेब सर्विस को किसी दूसरे विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट पे कंज्यूम करूँगा। सबसे पहले एक फ़ाइल में जाएंगे, न्यू वेबसाइट, ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट, सर्विस कंज्यूम। अब हम अपनी वेब सर्विस को कंज्यूम करने जा रहे हैं। या अल्लाह, एक वेब, अच्छा, कंज्यूम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वेब एप्लीकेशन बनाएं। आप इस सर्विस को कंसोल एप्लीकेशन पे भी कंज्यूम कर सकते हैं, विनफॉर्म पे भी कंज्यूम कर सकते हैं, मोबाइल पे भी कर सकते हैं, वेब पे भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सब वेब से फैमिलियर हैं तो मैं वेब पे ही कंज्यूम करके दिखाऊंगा। एक वेब फॉर्म डिफ़ॉल्ट.aspx ही रखते हैं।
ओके अब आ जाएं सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे। अब हम अपनी वेब सर्विस को यहाँ कंज्यूम करने जा रहे हैं, तो राइट माउस क्लिक करके ऐड सर्विस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। आप याद रखिएगा, ऐड सर्विस रेफरेंस क्लिक किया हमने। यहाँ हम वो URL देंगे जिस URL पे हमने अपनी वेब सर्विस को डिप्लॉय किया हुआ है। यूजुअली यहाँ पे UDDI पे जो हम रजिस्टर करते हैं अपनी सर्विस को, उसका URL आएगा, लेकिन क्योंकि मैं लोकल पे ही काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। डिस्कवर कर लेते हैं पहले, सॉरी। तो अब ये हमारी जो है वो वेब सर्विस को सर्च कर रहे हैं। देखें वेब सर्विस आ गई कैलकुलेशन के नाम से, और ये सोप प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा, कैलकुलेशन सोप, और ये 2 मेथड हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। नेम स्पेस इसका क्या रखेंगे आप, कैल्क सर्विस, आसानी के लिए। अब ये सर्विस हमारी ऐड हो रही है यहाँ पे। सर्विस ऐड हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब अपने मैं प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब मैं पेज के लोड पे ही अपना इसे कॉल करने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले नेम स्पेस मैं इसका ऐड कर दूंगा यूजिंग कैल्क सर्विस, ठीक है। ये लाजमी ऐड करना है वरना आप इसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। अब डीबगिंग मोड ऑन रखा हुआ है मैंने इसमें। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इस सर्विस से सबसे पहले तो आपने कैलकुलेशन की जो क्लास है उसमें ऑब्जेक्ट आपने पास करना है। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं पब्लिक मेथड अपने इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो कैलकुलेशन सोप क्लाइंट, ये आप इस्तेमाल करेंगे क्लास। यहाँ ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये क्लासेस नहीं है, दीज आर इंटरफेस। कैलकुलेशन सोप क्लाइंट OBJ इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेशन सोप क्लाइंट OBJ डॉट, देखें ऐड का मेथड आ गया। ऐड का मेथड आ गया कैलकुलेशन सोप क्लाइंट के थ्रू, और ये 2 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है आपसे। मैं इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ 5 और 10। अब जब आर्ग्यूमेंट मैं पास करूँगा तो ये एक वैल्यू भी रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के लिए मैं एक इंटीजर वैल्यू बना रहा हूँ A, और इसी को मैं अब प्रिंट करवा रहा हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट। इस A को आप प्रिंट करवा दें। एप्लीकेशन को बिल्ड कर लें, एप्लीकेशन को रन कर लें। ठीक है, बहुत ही आसान, वेरी सिंपल वेब सर्विस। हमने सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल से हमने वेब सर्विस को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आप लोगों का एक सवाल ये होगा कि इससे तो वैसे भी हम कर सकते थे, एक मेथड बना लेते, किसी क्लास में इस्तेमाल कर लेते। देखें मैंने अभी आपको जस्ट इसकी एक एग्जांपल करवाई है कि जी वेब सर्विस ऐसे बनती है और ऐसे कंज्यूम होती है। सिंपलेस्ट एग्जांपल है, वेब सर्विस बनाएंगे, वेब मेथड यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। कोई भी मेथड होगा, वेब मेथड उसे डिक्लेयर करेंगे, वो कुछ इनपुट लेगा और कुछ रिटर्न करेगा। याद रखिएगा यहाँ पर रिटर्न टाइप्स आपने बतानी पड़ेंगी, ठीक है। मेथड इनपुट लेगा और कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न हम अपनी एप्लीकेशन में करवाएंगे और इनपुट भी हम अपनी एप्लीकेशन से पास करेंगे। वेब सर्विसेज का ये पर्पज़ होता है कि आपकी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन इस्तेमाल करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अब हो सकता है आपको कोई वेब सर्विस दे दे, आप उस वेब सर्विस को कंज्यूम कर लें, ठीक है। या आप एक वेब सर्विस बनाएं, अपने सर्वर का पूरी जो है वो डेटा एक्सेस लेयर एक वेब सर्विस पे बना दें। हम क्या करेंगे, हम जस्ट, मुझे अगर आपके सर्वर का डेटा चाहिए, मैं बस मेथड कॉल करूँगा, मुझे सर्वर से डेटा मिल जाएगा। तो ये जो इतनी आसान एग्जाम्पल आपको लग रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जस्ट टू टेक एन स्टार्ट, ठीक है। ऐसा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अब जब मैं यहाँ पर इस सर्विस को रन करूँगा ना, ऐड पे क्लिक करूँगा, तो अब देखें इसने अपना एक डेमो इंटरफेस भी मुझे दे दिया। और यहाँ पर देखें रिटर्न टाइप इसने बता दी कि जी ऐड मेथड का जो रिज़ल्ट होगा वो इंटीजर होगा, और ऐड मेथड में जो एनवेलप में जो इनपुट आएंगे वो 2 आर्ग्यूमेंट होंगे। पिछले में नहीं था, इसमें है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की तरफ देखें ना, तो हेलो वर्ल्ड में देखें कोई इनपुट नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ इनपुट था ही नहीं। ऐड में देखें
दो इनपुट हैं, तो यानी SOAP प्रोटोकॉल दो इंटीजर इनपुट लेगा और एक इंटीजर रिटर्न करेगा। अब यहाँ अगर मैं 10 और 45 पास करके इसको इन्वोक करूँगा तो देखिए मुझे एक इंटीजर रिस्पॉन्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वेब सर्विस इस तरह काम करती है, आपके पास डेटा को इन द फॉर्म ऑफ XML ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। SOAP प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है और इस प्रोटोकॉल को यानी पूरी वेब सर्विस को डिस्क्राइब करने के लिए WSDL एक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, एक सर्विस कंज्यूमर होता है और ब्रोकर होता है। ब्रोकर वो होता है जो अपनी एप्लीकेशन पे सर्विस को कंज्यूम करता है, अपनी एप्लीकेशन पे सर्विस को कंज्यूम करता है, और क्लाइंट हमारा वो यूज़र होता है जो उसे इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए इसमें एक्सटेंडेड टास्क ये है कि आप लोग 4 ऑपरेशन बना लें, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड के, और उन चारों ऑपरेशंस को यहाँ कॉल कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा डेटा सेट वेब सर्विस से रिटर्न करना बताऊँगा। ठीक है, अगर टाइम मिला तो मैं वेब सर्विस के पूरी जो डेटा सेट रिटर्न करने की एग्जांपल है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये जस्ट एक जर्नल इंट्रोडक्शन था कि वेब सर्विसेज कैसे इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग अपनी कम से कम एंड कर दूँ। जी, आर देयर एनी क्वेश्चंस?